प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। इस बार सम्मेलन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है आयोजित। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहुंचा 6ठे स्थान पर। सर्वेक्षण में प्रदेश के 18 शहरों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित हो रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी आज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 2015 में धोर्डो, कच्छ की खाड़ी 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में आईआईएसईआर पुणे में आयोजित किया गया था। भारत का स्वच्छता आंदोलन नित नए आयाम हासिल कर रहा है। देश के शहर और गांव स्वच्छ हो रहे हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए पुरस्कृत किया गया। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को पुरस्कृत किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए नवाजा। कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिजल्ट डैशबोर्ड की लॉन्चिंग के अलावा स्वच्छता गान की लॉन्चिंग भी महामहिम ने अपने हाथों से की। इस मौके पर महामहिम ने सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार भी दिया और कहा कि मैला ढोने के लिए मशीन का इस्तेमाल जरूरी है। मैं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सुझाव देना चाहूंगा कि मशीन से सफाई की सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध कराई जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात मनुष्य द्वारा मैला ढोना एक सर्वनाश प्रथा है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है बल्कि पूरे समाज और सभी नागरिकों की भी है। देवी और सज्जनों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरे का प्रबंधन, प्रभावी प्रबंधन शहरों को स्वच्छ रखने के लिए अनिवार्य होता है। मुझे बताया गया है कि 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत से पहले केवल 18% ठोस कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक रूप से किया जाता था, जो अब लगभग 4 गुना बढ़कर 70% हो गया है। पुरस्कारों की श्रेणी में इंदौर शहर ने अपने पहले पायदान के रुतबे को कायम रखा। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रतिस्पर्धा के बाद कई शहरों ने ऊंची छलांग भी लगाई। ओपन डेफिकेशन फ्री with 35 states and 4,371 out of the 4,372 urban local bodies completely ODF. We have gone beyond the mission mandate to create more than 3,300 ODF plus cities with hygienic community and public toilets and nearly 1,000 cities ODF++.
with complete fecal sludge management. स्वच्छ सर्वेक्षण के 2021 संस्करण में कुल 4,320 शहरों ने भाग लिया। शहरों को आमतौर पर स्टार सिस्टम का उपयोग करके रेट किया जाता है और इस साल 342 शहरों को इसके तहत प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें 9 5 स्टार शहर, 166 3 स्टार शहर, 167 1 स्टार शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये छठा संस्करण है जो अब दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बनाया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार दिखा रहे हैं कि हमारे शहर न केवल स्वच्छ हो रहे हैं बल्कि स्वच्छता को बनाए रखने में भी सफल हो रहे हैं। इंदौर शहर एक बार फिर पहले नंबर के पायदान पर कायम है। नोएडा अथॉरिटी और नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद ने इस बार ऊंची छलांग लगाई है, तो वहीं सूरत और विजयवाड़ा को सर्वेक्षण में दूसरे और तीसरे स्थान पर कामयाबी मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य पहले पायदान पर रहा। सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट जोन में अहमदाबाद, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में वाराणसी और सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार अपना अव्वल दर्जा बरकरार रखा है। इस फहरिस्त में सूरत शहर ने दूसरे और विजयवाड़ा ने तीसरे पायदान पर अपनी पहुंच बनाई है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छतम शहर का अवार्ड मिला है। यहाँ पे डायमंड हब है और इसके साथ में टेक्सटाइल हब है और पर प्रांतीय लाखों की संख्या में यहाँ पे काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर स्वच्छता अभियान के अंदर हमारा शहर अगर सेकंड नंबर आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। वाराणसी में नगर निगम को भी कचरा प्रबंधन की दिशा में पुरस्कृत किया गया है। साथ ही नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद और गार्बेज फ्री सिटी में 4,320 शहरों के बीच नोएडा को चौथा स्थान हासिल हुआ है। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए वह विश्व स्तर की होनी चाहिए, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे गार्बेज रिमूवल की हो, चाहे कूड़ा का हटाने की हो। तो वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे जो पूरे एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, एनडीएमसी के अफसर हैं, हमारे सारे लोग जो एनडीएमसी से संबंधित हैं, उन सब का इसमें पूरा भरपूर योगदान रहता है। नोएडा अथॉरिटी को आज 2 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 3 से 10 लाख आबादी के शहरों में फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वो 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के जरिए भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। पुरस्कार में कई शहरों ने अपनी रेटिंग सुधारी है और अपनी प्रतिस्पर्धा में अन्य शहरों को चुनौती दी है। चंद्रशेखर के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता सृजित हुई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में प्रदेश के 18 नगरों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वाराणसी को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया। वाराणसी को यह पुरस्कार 1 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में दिया गया। 1 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार दिया गया। मेरठ को 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी तथा इसी श्रेणी में गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ मेरठ कैंट को 1 लाख की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंडियाज क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वाराणसी कैंट को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में बेस्ट कैंटोनमेंट इन सिटीजन फीडबैक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह गार्बेज फ्री सिटी शहरों की श्रेणी में प्रदेश के 5 शहरों को स्टार रेटिंग का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 10 लाख की आबादी से अधिक शहरों की श्रेणी में लखनऊ एवं गाजियाबाद को 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा, अलीगढ़ एवं झांसी को स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विगत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 7वीं रैंक हासिल की थी। इसमें प्रगति करते हुए वर्तमान सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश की रैंकिंग 6ठे स्थान पर रही।
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 2006 के अंतर्गत शेड्यूल में आच्छादित प्रोजेक्ट्स के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी अधिसूचना के तहत यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ है। इस परियोजना के विकास हेतु पीपीपी टॉल मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एवं ट्रांसफर पद्धति पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जनपद अलीगढ़ में राशन की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। पहले चरण में शहर की 196 दुकानों पर कैंप लगाए गए, जिससे टीकाकरण से वंचित रह गए लोग आसानी से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि 20 नवंबर से राशन वितरण की शुरुआत की जा रही है। ऐसे ग्राहक जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वह अपना आधार कार्ड साथ में लेकर कोटेदार की दुकान पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में टीकाकरण करा सकते हैं। इन दुकानों पर एक दिन में 53,000 से अधिक टीके लोगों को लगाए गए हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के द्वारा की गई यह अच्छी पहल है। जनपद में कुल 27 लाख यूनिटों पर प्रत्येक माह 2 चरणों में वितरण कराया जा रहा है। इस चरण में अंत्योदय और पीएचएस कार्ड धारकों को 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये किलोग्राम चावल की दर से वितरण कराया जा रहा है। अंत्योदय कार्डों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्रस्थी राशन कार्डों पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर हमारे नगरीय क्षेत्रों के दुकानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का भी आयोजन किया गया है। जो भी व्यक्ति चाहें अपनी इच्छा अनुसार जाकर वैक्सीनेशन कैंपों पर अपना वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। मेरा नाम महेशचंद शर्मा है। आज मैं राशन की दुकान पर राशन लेने आया। राशन वालों ने प्रेरित किया कि आप जाइए, आप पहले वैक्सीन लगवा के आइए। तो मैं सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवा के आया। वहाँ जो है वैक्सीन लगवा के मैं दोबारा राशन लेने आया। उन राशन वालों ने मुझे राशन दिया और ये सरकार का अच्छा कदम है कि सबको फ्री वैक्सीन लग रही है। और मेरी लोगों से भी अपील है कि अपने जो है अपने परिवार के साथ सारे वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम मेहरून निशा है। मुझे उन्होंने समझाया था तो मैंने वैक्सीन लगवा लिया। ये अच्छा कदम है। राशन लेने आए थे तो बोला वैक्सीन लगवाओ, फिर वैक्सीन लगवाई, फिर राशन दिया। अच्छा काम है ये जो मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री। हम राशन लेने आए हैं। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है राशन लेने से पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और हम अपील करते हैं कि सभी जो आसपास के सभी लोग हैं कि वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आज 20 तारीख से राशन का वितरण शुरू हुआ है। जो लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेके आ रहे हैं उन्हें पहले दिया है राशन। जिनके पास नहीं है, कैंप लगा हुआ है हमारी दुकान पे, वो लोग लगवा रहे हैं और अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। उसने ऐसे लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटने, अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, उनको भोजन देने, अस्थायी आवास, वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए हैं। सरकार की मंशा शीतलहरी में निराश्रित और असहाय लोगों का जीवन बचाना और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल खरीदने हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शीतलहर में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य रूप से असहाय, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कन्नौज पहुंची, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्षता की। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारों की श्रेणी में आता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वह किसी से छुपी नहीं। आज महिलाएं निश्चिंत होकर बाहर निकलती हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि देश में चौतरफा विकास के काम हुए हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि शिक्षा को हम बेहतर बनाएं, बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, कानून व्यवस्था थी, बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है। आज लोगों के बीच जाने के बाद महिलाएं खुश हैं कि आज हम बाहर जा सकते हैं, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, सुरक्षा के साथ वो घर वापस आ सकती हैं। विकास के काम हुए हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हम जिसे सोच नहीं सकते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे में इमरजेंसी लैंडिंग की हवाई पट्टी भी बनाई गई 2.5-3 किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी बदला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी इस नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अड़ियल रुख पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री द्वारा तीनों किसान बिल वापस लेने पर जनपद हमीरपुर में किसान यूनियन ने खुशी जताई है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर, जो कि खेती किसानी के लिए जाना जाने वाला जनपद है, बुंदेलखंड में किसान दो प्रमुख फसलें रबी व खरीफ की फसलें करते हैं। किसान बिल की वापसी की घोषणा पर जनपद के किसानों ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। और हम जो है कृषक हैं और कुल मिला के ब्राज कृषक में आते हैं। और रही बात ये कि ये मोदी जी ने जो कृषि बिल वापस किए हैं उसमें जो है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदेश आया सरकार का कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाते हैं, तब से कृषि मैं यही देख रहा हूँ गांव में हर जगह कृषि का किसान जो है बहुत हर्षोल्लास में है। उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने जो बिल वापस लिए कृषि कानून के जो तीनों बिल वापस लिए हैं, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर लगने वाला कपिलवस्तु महोत्सव एवं सांसद खेल महाकुंभ का केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शुभारंभ किया। यह महोत्सव 20 से 24 नवंबर तक बीएसएफ कार्यालय ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह जिला पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन यह धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। शुभारंभ किया है, वो भी किया और कपिलवस्तु महोत्सव का भी शुभारंभ किया और साथ साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं दी कि जिस प्रकार से इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर उत्साह और प्रेरणा देखी है, वो देखकर बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार जिला जिसको कि लोग बाग पहले पीछे मानते थे, अब वो कैसे अग्रणी बनता जा रहा है। बहुत खुशी हुई और जिस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव बनेगा। सर, एयर कनेक्टिविटी से कब जुड़ेगा सिद्धार्थनगर? जिस दिन आप जमीन दे देंगे। सिनेमा का जश्न मनाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका कल गोवा में रंगारंग आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिक्स देशों की फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म को मंच प्रदान करने के साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की सोच के तहत 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को भी सम्मानित करते हुए बेहद खास है। इस बार का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के साथ सिनेमा की खुशियों का जश्न मनाते हुए गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। हॉलीवुड के फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज़ और हंगरी के फिल्म निर्माता स्टीवन ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। When I saw Pate Panchali, which actually I saw first time on a small TV, with commercials and dubbed in English. Nevertheless, it was really a revelatory experience that I've talked about on many occasions over the years. On one level, it was a revelation for somebody growing up in the West, used to seeing India through the eyes of the West, through England, France, or America. And the faces in the background are suddenly in the foreground. And this was opening a whole new world to me, a whole new culture. And then there was the filmmaking itself. 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। बीस से 28 नवंबर के बीच 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव को हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जा रहा है। वहीं पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। IFFI का 52वां संस्करण एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर एक हब के तौर पर तैयार करना है। At the 52nd IFFI, there are many firsts. For the first time ever, IFFI has allowed the OTT platforms to come and participate and present and showcase what they have produced over the last few years.
For first time ever, as I said earlier, 5 nations will showcase their films as part of the Focus Country section, as we are also celebrating BRICS Film Festival alongside IFFI. In fact, there are more than 300 films being showcased at IFFI. There are 148 films from nearly 75 nations will be screened during this event. सिनेमा के बढ़ते दायरे के मद्देनजर समारोह में OTT प्लेटफॉर्म में अहम भूमिका निभाने वाले देश के विभिन्न हिस्सों से 75 रचनात्मक युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। We are honored to be a part of the film festival this year, underscoring the potential for local, authentic Indian stories like Dhamaka and Aranyak to reach the furthest corners of the globe and bringing India to the best stories from the rest of the world, like Power of the Dog. And we have so much more coming for you across formats, languages and genres. वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि फिल्में आम आदमी की रियल लाइफ को दिखाती हैं। These movies which realistically reflect the life story of common man, his struggles, his emotions, his values, attain the status of iconic movies. Our actors bring alive the legendary heroes and great events in the past. वहीं IFFI समारोह में पहली बार ब्रिक्स फिल्म समारोह को खास तौर पर जगह दी गई है और दोनों साथ साथ आयोजित किए जा रहे हैं। For the first time, we are having a BRICS festival, film festival, along with the IFFI, and we welcome our diplomatic friends from Brazil, Russia, South Africa, China, who are participating here in the BRICS Film Festival. उद्घाटन समारोह पर धन्यवाद ज्ञापन के मौके पर DFF के अपर महानिदेशक चैतन्य प्रसाद ने गोवा के मुख्यमंत्री को महामारी की चुनौती के बीच आयोजन को लेकर खास तौर पर धन्यवाद दिया। Wonderful experience. It's been a great experience. It's been a humbling experience. Our two key principals, my both ministers at INB Ministry, the Honourable Chief Minister of Goa, have been a rock of support for us to take the process forward. अकादमी अवार्ड्स 2022 के लिए भारत की प्रविष्टि तमिल फिल्म कुंजगल को भारतीय पैनोरमा सेगमेंट में दिखाया जाएगा। IFFI एशिया का सबसे खास अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है और इसकी शुरुआत साल 1952 में की गई थी। टीका ग्रोवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनभद्र जिले के चौपन स्थित सोन नदी के पावन तट पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उनकी अमर गाथाओं को साझा किया गया। इस अवसर पर शहीदों के नाम एक दीप के तहत दीपदान भी किया गया। सोन नदी के तट पर भव्य संगीतमय कार्यक्रम के साथ दीपदान और सोन आरती का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। स्थानीय लोगों ने घाटों पर दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगोली भी सजाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश के जिन्होंने जो क्रांतिकारी रहे हैं, साथ ही जो हमारे आसपास क्षेत्र के गांव के मोहल्ले के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपना योगदान दिया था, हम सब उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और पावन अवसर पर देव दिवाली भी है और हमारी संस्था 1100 दिए नदी में दान कर रही है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। इस बार सम्मेलन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है आयोजित। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किया गया सम्मानित।
समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें और भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।